अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है, और इसको फर्दर समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम 9.1 इसको एक्सप्लोर किया था, इसको अंडरस्टैंड किया था। और इस प्रोग्राम को समझने के बाद उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ओवरफ्लो का और अंडरफ्लो का। आज के लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वो हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ एसोसिएटेड नंबर्स हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किन में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, जब हम इन पे कैलकुलेशन करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं? जो डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं, जिनमें पॉइंट आता है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट में अकर while working with floating point numbers are as follows. फर्स्ट वन है कैंसलेशन एरर। कैंसलेशन एरर नाम से भी क्लियर है कि कैंसिल कर देना, यानी ये इसकी ये प्रॉब्लम कब जनरेट होता है? जब एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर और एक बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर, जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो लार्जर नंबर जो होता है वो स्मॉलर नंबर को कैंसिल कर देता है। The cancellation error occurs due to the manipulation of very large and very small floating numbers. The manipulation may show unexpected result, यानी रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड है, ये हम चाह रहे होते हैं वो नहीं आता और आ जाता है। The large number may cancel out the smaller number when both numbers are added. Suppose the user adds the numbers 1970 1970 एंड, और यहाँ पे देखें कि हेक्सा पॉइंट के बाद हेक्सा ज़ीरो आ रहे हैं, 6 ज़ीरो आ रहे हैं, उसके बाद 1243, ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर है। तो ये 1970 को जब हम इस स्मॉलर नंबर के साथ ऐड करेंगे, द रिज़ल्ट ऑफ दिस एडिशन में बी 1970 पॉइंट हेक्सा ज़ीरो, यानी जो 1243 था सेकंड वाले नंबर में वो कैंसिल हो गया। जो हमारा रिज़ल्ट आया उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, लार्जर नंबर, आगे फिर पॉइंट के बाद सिर्फ ज़ीरो आ रहे हैं, तो वो जो है स्मॉलर नंबर कैंसिल हो गया। On some computers in this result the value this has been cancelled in the calculation. क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया सबको? उसके बाद देखें सेकंड है अरिथमेटिक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम जो है। द अरिथमेटिक पहले ये बता रहे हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। अरिथमेटिक अंडरफ्लो कब अकर होता है? जब कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स, कोई से दो बहुत स्मॉल नंबर्स हों, उन पे जो है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही हो। द रिज़ल्ट में बी टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। द रिज़ल्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो इन दिस सिचुएशन, यानी जब बहुत ज़्यादा छोटे नंबर जब ऐड किए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हों डेसिमल पॉइंट के बाद, तो जब उनको ऐड किया जाता है तो आमतौर पे वो ज़ीरो ही दिखा देता है। आपने अक्सर कैलकुलेटर में इस तरह से कैलकुलेशन शायद की हो कि पॉइंट के बाद जब बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं तो वो क्या करता है कि छोटे नंबर जो आ रहे होते हैं उनको वो कैंसिल ही कर देता है, रिज़ल्ट ज़ीरो के तौर पे ही आ रहा होता है। तो ये जो एरर होता है अरिथमेटिक अंडरफ्लो का एरर कहलाता है। थर्ड है अरिथमेटिक ओवरफ्लो। The arithmetic overflow occurs when calculation is performed on two very large numbers. अंडरफ्लो में क्या था? जब बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाए। ओवरफ्लो तब आता है जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स पे परफॉर्म की जाए। द रिज़ल्ट में बी टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो रिज़ल्ट जो है वो उस ख़ास वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ होता है वो हमने एक लिमिट के लिए लिमिट की हद तक डिक्लेयर किया होता है। जैसे इंटीजर है
तो मैंने आपको कल जैसे एग्जांपल में बताया था कि 32,767 पॉजिटिव में उसकी लिमिट है, तो वो उसी लिमिट तक स्टोर कर सकेगा। तो जब हम उससे ज़्यादा लिमिट दे रहे होंगे तो वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर जाती है, कंपाइलर जो है उसको नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये जो इस तरह का एरर है ये ओवरफ्लो का एरर होता है। अ गार्बेज वैल्यू में अपेयर इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में गार्बेज वैल्यू भी अपेयर हो सकती है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव वैल्यू वो दिखा रहा होता है रिज़ल्ट में। कंपाइलर एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता क्योंकि वो हायर वैल्यू को जो एक्चुअल बन रही है वो दिखा भी नहीं सकता, वो क्योंकि वो उस रेंज में ही नहीं है, इंटीजर जैसे उसकी रेंज में ही नहीं है। तो वो जब नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो वो दिखा देगा, वो हमारे लिए गार्बेज वैल्यू है, हमारे लिए वो यूज़लेस है वैल्यू। ये इस एग्जांपल के लिए वही हम पिछले टॉपिक को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो नेगेटिव पे शिफ्ट होके गार्बेज वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से एक साइंटिफिक नोटेशन होती है और दूसरी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है। आम इंटीजर नंबर्स को हम सिंपल ही रखते हैं क्योंकि वो पॉइंट्स में नहीं होती ना वैल्यूज़। जो पॉइंट में वैल्यूज़ होंगी तो उनको लंबी वैल्यूज़ होंगी, बड़ी वैल्यूज़ होंगी, उनको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम इनका नंबर इस नोटेशन का यूज़ करते हैं। तो पहले है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन। This notation represents large floating point numbers in a short way. The exponential notation consists of two parts, mantissa and exponent. The general form of writing floating point values in exponential notation is as follows: प्लस माइनस m, उसके बाद है e, और उसके बाद है प्लस माइनस n, या फिर आप ई अगर कैपिटल में लिखना चाहें तो ये दूसरी नोटेशन दिखाई हुई है। ये दोनों एक्सपोनेंशियल नोटेशन ही एक्सप्रेस कर रही हैं। द वैल्यू बिफोर ई यानी जो एम है इज़ नोन एज मेंटीसा एंड द वैल्यू आफ्टर ई इज़ नोन एज एक्सपोनेंट। ठीक है, ये देखें आप, ये क्या है हमारे पास मेंटीसा, ये जो एम है ये एम मेंटीसा है और ये एन जो है ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। Some important points about exponential notation are as follows. Mantissa and exponent may be positive or negative value. Mantissa और exponent जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं वैल्यूज़ इनकी। m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह n की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। Exponent is always an integer value. It cannot be a real number. Real number मीन ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ जो है ये नहीं होती, हमेशा ये इंटीजर होता है एक्सपोनेंट की जगह पे, यानी किसकी जगह पे, ई की जगह पे। ई हमेशा ये वैल्यू जो है यहाँ पे इंटीजर ही होगा, इसकी जगह पे भी। The absolute value of mantissa must be greater or equal to 1 and less than 10.
मेंटीसा की जो वैल्यू है वो बता रहा है कि हमेशा जो है 1 कम से कम होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर हो, 1 से कम नहीं हो सकती, और फिर 10 से लेस होती है। अगर आप ये एग्जांपल देखें, सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1000. It can be represented in scientific notation as 1.0 multiply 10 power 3. साइंटिफिक नोटेशन तो आपने ये पहले मैथ में भी पढ़ी होगी, इसलिए ये तो आपको पता है, ये बन जाती है। उसके बाद इसको एक्सपोनेंट में शो करवाना बताया गया है। इट कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 1.0 मल्टीप्लाई 10.3 जो था, 10 पावर 3 जो था, 10 की जगह पे हमने ई लिख दिया एक्सपोनेंट, और उसके साथ हमने जो पावर थी वो हमने 3 लिख दिया। In this example 1.0 is Mantissa and 3 is the value of exponent. Similarly अगली एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है 0.004694 इक्वल टू 4.694 मल्टीप्लाई 10 पावर -3. इट कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें कि पहली एग्जांपल जो थी कि नंबर था हमारे पास 1000, यही बता रहा है 0.0 ये नंबर है, और वो कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो आपको पता है कि जब हम इसको साइंटिफिक में पहले कन्वर्ट करते हैं तो साइंटिफिक में हम पॉइंट को हमेशा, आपको पता है कि 1 अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो मेंटीसा है वो 1 से शुरू होके 10 तक जाता है। 1 से पीछे भी नहीं हो सकता, 10 से ऊपर भी नहीं हो सकता, यानी इस रेंज में रहना चाहिए। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा मेंटीसा वाला, वो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट की जगह पे। तो जब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ पे लाने में, तो कितने पॉइंट्स मूव किए, 1 2 3। तो हमने अपना इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट इस तरह किया 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। या सिंपली ये बुक को अपना देखें आप, अगर इस तरह भी कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, यानी जब हमने पॉइंट को यहाँ से इधर मूव किया तो 1 पॉइंट और मल्टीप्लाई 10 पावर 3, क्यों, क्योंकि ये हमने 3 पॉइंट्स जो है मूव किया है। तो ये हमारी साइंटिफिक फॉर्म है ये, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से करेंगे, 1 ये हमारा है मेंटीसा, ई एक्सपोनेंट, और ये जो पावर है ये हमारा ई के साथ लिख लिया जाएगा। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं दूसरी जो उन्होंने बताई हुई है। अब उन्होंने दूसरी एग्जांपल में कहा हुआ है कि हमारे पास नंबर है 0.004694। इसको जी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो पहले तो हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अपने पॉइंट को मूव करवाना है डिजिट की तरफ, 1 2 और 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। तो बनेगा 4.694 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या बनेगी, -3, अब क्योंकि हमारा पॉइंट पहले लेफ़्ट पे था और राइट की तरफ गया है।
पिछली एग्जांपल में हमारा पॉइंट राइट पे था और लेफ़्ट की तरफ गया। जब राइट पे हो पॉइंट और लेफ़्ट की तरफ भेजना हो तो पावर पॉजिटिव बनती है 10 की, और अगर पॉइंट हमारा लेफ़्ट की तरफ हो और राइट की तरफ मूव करवाना हो तो 10 की पावर नेगेटिव में बनती है। तो हमने कितने डिजिट्स मूव किया था, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या होगी, -3। इसको, ये हमारी है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा बन जाएगा मेंटीसा 4.694। उसके बाद ये 10 की जगह पे ई लिखेंगे हम, और ये -3 हम इसके साथ लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट। अच्छा जी, अब अगर आप ये एग्जांपल्स देखें, ये चार्ट में इन्होंने बताई हुई हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये 3 बताए हुए हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर उनसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उनको कन्वर्ट कर दिया है। ये आप कीजिएगा, ख़ुद से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंज एंड प्रिसियन। रेंज एंड प्रिसियन, the possible values that a floating type variable can store are described in terms of precision and range। कि फ्लोटिंग टाइप जो वेरिएबल हमने लिया है वो किस हद तक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। प्रिसियन आपने पढ़ा था जब हमने फ्लोटिंग डाटा टाइप को देखा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, डबल, लॉन्ग डबल। हमने साथ ही साथ इनकी प्रिसियन को भी देखा था। इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो उसकी प्रिसियन कहलाती है। रेंज, इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, और जो 10 की जो पावर होती है वो चीज़ रेंज कहलाती है। ये पिछले से पिछले लेक्चर में आपको याद हो, जब हमने फ्लोटिंग और इसकी टाइप्स पढ़ी थी, फ्लोटिंग डाटा टाइप की, तो हमने साथ साथ उनकी प्रिसियन और रेंज भी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, फ्लोट डाटा जो है उसकी प्रिसियन कहाँ तक थी, अगर आपको याद हो जी, 6 डेसिमल प्लेसेस तक थी। यानी कि फ्लोट डाटा जो हम लेते हैं तो उसमें जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ सकते हैं। जब 6 डिजिट आ सकते हैं तो प्रिसियन उसकी 6 डेसिमल प्लेसेस तक है। याद आया आपको पिछला लेक्चर, प्रीवियस से प्रीवियस लेक्चर जी, उसको दोबारा देखिएगा, ये उसके साथ लिंक्ड अप है, ये वाला टॉपिक रेंज और प्रिसियन वाला। फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, ये आपने पढ़ना है, टॉपिक दोबारा से देखिएगा। अच्छा जी, फिर जी दूसरी चीज़ है रेंज, हमने ये भी पढ़ा था। तो जो फ्लोट वेरिएबल हम लेते हैं तो उसकी हमने रेंज भी पढ़ी थी, कितनी थी, 10 की पावर कितनी थी, -38 से +38 तक थी, अगर याद हो। तो उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है दोबारा। फ्लोट वेरिएबल हैज़ अ प्रिसियन ऑफ 6 डिजिट्स and a range of 10 power -38 to 10 power +38. Suppose we have a value this, the precision of this value is 7 and range is 3। ठीक है ना, इसमें आप ये जो आप देख रहे हैं कि 0.123456 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो इसमें पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी प्रिसियन 7 है। और रेंज कितनी होगी, 10 की पावर देखेंगे वो 3 है। सिमिलरली अ वैल्यू
0.123456 इसकी प्रिसियन कितनी है, 6 है, क्योंकि आगे 6 डिजिट्स आ रहे हैं। और इसकी रेंज कितनी है, 10⁻³ है, तो -3 इसकी रेंज है। डबल के लिए भी ये रिपीट कर रहे हैं। डबल वेरिएबल हैज़ अ प्रिसियन ऑफ 15 डिजिट्स, यानी अगर हम डबल वेरिएबल लेते हैं तो पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक ये सपोर्ट करता है। और इसकी रेंज कितनी है, 10⁻³ + 308 तक। अ लार्ज प्रिसियन प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा प्रिसियन होगी यानी पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स आ सकेंगे वो एक्यूरेट ज़्यादा होगा रिज़ल्ट। द डबल डाटा टाइप इज़ मोर सुइटेबल दैन फ्लोट इफ़ द वैल्यू टू बी स्टोर्ड रिक्वायर्स मोर प्रिसियन। अगर हमने ऐसे वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो कि बहुत ज़्यादा हमें एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसियन चाहिए, तो फिर हमारे लिए बेहतर होगा फ्लोट के बजाय हम डबल लें। डबल जो है वो ज़्यादा चूँकि प्रिसियन दे रहा है, डेसिमल प्लेसेस तक जो है सपोर्ट करता है। तो अगर हमें और भी ज़्यादा प्रिसियन चाहिए तो डबल से भी ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा कि हम लॉन्ग डबल डाटा टाइप लें, जो आपने पढ़ी थी पीछे तीसरे नंबर पे फ्लोट डाटा टाइप्स में। लॉन्ग डबल डाटा टाइप जो है वो कितनी जो है उसकी प्रिसियन कितनी है, आपको याद हो? अगर नहीं है तो फिर बता दूं कि 19 डेसिमल प्लेसेस तक वो देता है। डबल जो है वो अभी हमने पढ़ा कितने देता है, 15 डेसिमल प्लेसेस तक, जबकि लॉन्ग डबल 19 डेसिमल प्लेसेस तक प्रोवाइड करता है। और इसकी रेंज कितनी है, -4932 से लेके +4932। ये इसकी रेंज भी ज़्यादा है, प्रिसियन भी ज़्यादा है। तो हमें ऐसी वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा प्रिसियन रिक्वायर हो तो फिर हम लॉन्ग डबल ले लेंगे। तो बताने का मकसद यही है कि हम कब फ्लोट का यूज़ करते हैं, हम किस मौके पे डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं या लॉन्ग डबल का करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एट व्हाट सिचुएशन वी प्रेफर टू यूज़ डबल डाटा टाइप एज़ कंपेयर टू फ्लोट डाटा टाइप, यानी कि हम किस सिचुएशन पे या कौन सी कंडीशन पे हम डबल डाटा टाइप लेना प्रेफर करते हैं फ्लोट की निस्बत, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? व्हेन अ वेरिएबल वैल्यू नीड्स टू हैव मोर प्रिसियन देन वी यूज़ डबल डाटा टाइप। ये आंसर है कि जब आपके वेरिएबल की वैल्यू की जो है ज़्यादा प्रिसियन रिक्वायर हो तो डबल या लॉन्ग डबल डाटा टाइप प्रेफरेबल है। सिंपल क्वेश्चन भी यही है कि डबल जो है वो फ्लोट की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, क्यों? वाई डबल डाटा टाइप इज़ मोर बेटर देन फ्लोट डाटा टाइप, तो भी इसका आंसर यही बनेगा।